अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की हैजान अंगेज और नफरत से भरपूर सियासत ने एक मस्बत अंगड़ाई ली है। मखासमत की बजाय मफाहमत की बातें होने लगी हैं। एक दूसरे को सियासी जगह देने की रविश सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह जिन मौलाना फजलुर रहमान को भरे जलसों में इन इल्काबात से नवाजा करते थे, इनकी तस्दीक किया करते थे, उसी तहरीक इंसाफ का वफ्द इन्हीं फजलुर रहमान से जाकर मिला। ये मुलाकात इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर हुई। तहरीक इंसाफ के वक्त में असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर शामिल थे। पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की सास के इंतकाल पर ताजियत की और फातिहा पढ़ी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत भी कबूल कर ली, मतलब मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि पीटीआई के वफ्द ने कौमी मफाहमत पर मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत भी की। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान भी सामने आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी सियासतदान को जेल में रखने के हक में नहीं। उन्होंने कहा था ये मुनासिब नहीं कि मुकाबिल सियासतदान के हाथ बांध दिए जाएं। पीपल्स पार्टी से मंसूब भी ये बयान रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात के नताइज को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये बयान दे चुके हैं कि सियासी जमातों और रियासत के स्तूनों को मिलकर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में नवाज शरीफ के इस बयान की तारीफ की थी कि आरिफ अलवी ने यह भी कहा था कि मफाहमत का यह बयानिया नवाज शरीफ को अवाम ने दिया है। इससे पहले ये खबरें भी सामने आई थी कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करना चाहती है और एस्टैब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करना चाहती है। सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से राबता किया और इनसे दरख्वास्त की कि वो तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कराएं। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी तर्जुमान शुएब शाहीन के जरिए खुद भी ये पैगाम भिजवाया था कि वो तमाम सियासतदानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, इस हवाले से खुद भी सहाफ़ी अंसार अब्बासी, बल्कि खबर पहले आ चुकी है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहती है। सदर आरिफ अलवी ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हक में है। तो इस हवाले से जो शुएब शाहीन साहब ने कहा वो गुफ्तगू तो आपने सुनी कि हमें ज्वाइन किया है पीटीआई वफ्द में शामिल जनाब सिबगतुल्लाह साहब ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबको साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, इंसाफ के वफ्द की मौलाना से मुलाकात ये एक नई अंगड़ाई है, यानी पीटीआई की सियासी सोच में वाज़ेह तब्दीली है। यानी पीटीआई हर जिस एंटिटी से, जिस शख्स से लड़ा करती थी, अब मफाहमत पर राजी है। अस्सलामुअलैकुम। इस तरह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर साहब की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर गए थे। हम जुनैद अकबर साहब थे, बैरिस्टर सैफ साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, फजल हकीम साहब थे। तो हमारी वहाँ जाने का मकसद चूंकि फातिहा खानी के लिए हम गए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के खुशदामद की फौतगी हुई थी। वो असद महमूद साहब जो हमारे कुलीग थे, उनकी वो नानी थी, और शाहिदा अख्तर अली जो हमारी कुलीग थी MNA, उसकी वालिदा थी ना। तो इस सिलसिले में हम गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो सर, ये मुलाकात सियासी मामलात भी के हवाले से थी। डेफिनेटली आप ताजियत के लिए गए थे, लेकिन सियासी मामलात डिस्कस हुए, क्या मशावरत हुई? नहीं, सियासी मामलात तो ज़रिए बहस नहीं आए, हम सिर्फ फातिहा खानी के लिए गए थे। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के वफ्द को ये आपको इमरान खान साहब की जानिब से इजाजत मिली थी, उन्होंने भेजा था आपको? सियासी मामला बिल्कुल जी, ये हमारे जो पार्टी हेड है सूबे के, उनसे भी इजाजत ली गई थी, और ऑलरेडी जो हमारा वफद था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे। तो पर्टिकुलरली ये सबको सब बताइएगा कि उनसे इजाजत आप लेकर गए थे? कहा, बताया था खान साहब को कि हम जा रहे हैं और मौलाना से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने हामी भरी कि आप जाएं? खान साहब से तो वो तो जेल में है, लेकिन जो हमारी लीडरशिप है उनकी इजाजत से हम गए थे। खान साहब को नहीं पता कि आप गए हैं वहां पे? अच्छा, कुलसूम नवाज साहिबा की वफात पर ना तो इमरान खान साहब गए, ना आप लोगों का कोई वफ्द गया, लेकिन ताजियत तो वहां भी बनती थी आपकी। तो ये और मौलाना से अचानक ताजियत, तो ये आप कोई सियासी तन्हाई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? जी, सियासी तन्हाई का शिकार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के
24 करोड़ आवाम की सपोर्ट हमें हासिल है। सियासी तन्हाई का शिकार तो वो होते हैं जो जिनको अवामी सपोर्ट हासिल न हो। नहीं जी, तो आप मुझे बताएं, तब आप जब कुलसूम साहिबा की वफात हुई थी, वो ज़ौजा थी नवाज शरीफ साहब की, उनकी वफात पे आपने ऐसा मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया? मैं जी माजी पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज हमारा जाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम फातिहा खानी के लिए गए। मैं जी माजी, ये आपका मौक़िफ़ है, आ गया, ऑप्टिक्स कुछ और बता रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सफवतुल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन और वक्फे के बाद हाजिर हूँ। के बाद हाजिर नाज़रीन, किस्मत आज भी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर मेहरबान रही और इन्हें अदालत से एक और रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी, जबकि पीटीआई चेयरमैन की साइफर केस ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त को यकजा करके समाअत की। चीफ जस्टिस ने नैब की प्रोसिक्यूशन टीम से इस्तफसार किया कि आप अपील कुलंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि पिटिशनर ने जिस लम्हे सरेंडर किया, इसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे बतौर अदालती मुअव्वन पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मुचल्लके ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि यह तासुब दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी सूरत हाल नहीं। रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। कानून के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपील एडमिट हो तो केस वापस नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे समाअत थीं, अदम पैरवी पर खारिज की गईं। हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उसकी अपील बहाल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुताला किया है। एवनफील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जीआईटी भी कायम की गई थी। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस दायर किए गए थे। एहतसाब अदालत ने केसेस पर फैसला सुनाया तो इसके खिलाफ अपीलें दायर की गईं। अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट्स पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस से बर्रियत के फैसले में अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 बार वकला को तब्दील किया गया। अगर नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर चुकी, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस में भी अपील बहाल होने पर नवाज शरीफ की जमानत भी हो गई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारे कानून जनाब जहांगीर जदून साहब। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर ये ऐसा ही है कि अपीलें बहाल होने पे जमानत का खुद ब खुद हो जाना कानून यही कहता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब उनकी अपील डिसमिस हुई थी तो उसके अंदर ये फैसला के आखिर पैराग्राफ में लास्ट है उसमें लिखा गया था कि जब जो मियां नवाज शरीफ हैं या अपेलेंट हैं, जिस वक्त वो कोर्ट में सरेंडर करें या कैप्चर हो जाएं तो फिर वो अपनी अपीलों की जब दरख्वास्त दायर करेंगे बाली की तो फिर मेरिट पे फैसला किया जाएगा। तो आज जब केस कॉल हुआ तो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जी कि हमें अपीलों के बहाल होने पे कोई इतराज़ नहीं है, तो जब अपीलें बहाल होंगी तो फिर हम अपीलों के मेरिट पे अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अभी हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है अगर आप इनकी अपीलें बहाल करते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो उनकी एवन फील्ड में सज़ा सस्पेंड हो गई थी 426 में, तो वो अपील जो वो उस अपील के अंदर ही एक आर्डर था, तो वो जब अपील बहाल होगी तो लाजमी बात है कि वो जो कोर्ट का आर्डर था सस्पेंशन वाला वो भी बहाल हो गया है, क्योंकि वो डॉक्टरान ऑफ मर्जर में होता है कि कोई चीज़ जब एक आर्डर होता है किसी चीज़ में तो वो अगर डिसमिस हो जाए तो वो आर्डर उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब वो मेन केस बहाल होता है तो उसके अंदर जो
دوسری اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا انٹرم آرڈر ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ریلیف ہوتا ہے تو وہ بھی بحال ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان کی ایز آف ٹوڈے ان کی ایون فیلڈ کی جو اپیل تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہے اور العزیزیہ کی جو اپیل ہے وہ بھی بحال ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا نیب ڈیورنگ دا ٹرائل کسی بھی مقام پہ ریفرنس بھی واپس لے سکتا ہے, کیونکہ اس کی بات بھی ہو رہی تھی, تو کیا یہ بھی پاسبل ہے سر؟ یہ ابھی جو اس کی نیب کی سیکشن ہے 31D کو اس طرح وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے دیکھیں ریفرنس واپس کرنا, ایک ہوتا ہے پروسیکیوشن سے وڈرا کرنا. اب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. جہاں تک نیب کے ریفرنس واپس کرنے کے تعلق ہے اس میں دو رکاوٹیں ہیں بہت بڑی. ابھی نمبر 1 کہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا, ججمنٹ آ چکی ہے, کنوکشن ہو گئی ہے, تو اس کے بعد نہیں ہو سکتا. دوسری جو اہم اس میں بہت بڑی بات تھی وہ آج انہوں نے کورٹ میں بھی کہی ہے, یہ ریفرنس فائل ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ, یہ نیب نے خود ریفرنس فائل نہیں کیے تھے. تو اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ ہے, تو اس میں آگے نیب کو سوچنا تھا کہ کریں نہ کریں سے بنتے ہیں, لیکن انہوں نے آن دا ڈائریکشن آف سپریم کورٹ جو ہے ریفرنس فائل کر دیا. تو پھر نیب کے پراسیکیوٹر جنرل نے کہا جی کہ ہم تو ریفرنس واپس نہیں لے سکتے. تو اب آبویسلی اگر وہ ریفرنس واپس نہیں ہو گئے تو ان جو اپیلیں ہیں وہ اب میرٹ پہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو کیا ایسے انڈیپینڈنٹ ادارے کو سپریم کورٹ کیا یہ جورسڈکشن رکھتا تھا کہ وہ آرڈر کر سکتا کہ آپ فلاں کے خلاف ریفرنس فائل کریں؟ یہ اسی لیے دیکھو ہماری بھی زیادہ لوگوں کی یہی اوپینین ہے کہ اس وقت یہ کیس جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا, اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو اس وقت کی سپریم کورٹ کے اندر ججز تھے, جو جوڈیشری تھی چند ججز, انہوں نے مل کر ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے سارا پلان بنایا تھا. تو وہ پلان میں کامیاب ہو گئے. پھر گورنمنٹ بھی ان کی میاں نواز شریف کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا, پھر ان کو لائف ڈسکوالیفیکیشن دے دی گئی, پھر ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. پھر اس کے کانسیکوینسز میں جس کو دیکھیں JIT بنی واٹس ایپ پہ, پھر نیب کی انکوائری ہوئی, پھر ریفرنس بنا, پھر ان اپیلوں پہ بھی کنویکشن ہو گئی. تو ابھی اس کے بعد ابھی نیب یہ سمجھنے لگ گئی ہے کہ یہ کیس جو تھا یہ بنتا ہی نہیں تھا, نہیں بنانا چاہیے تھا. لیکن یہ اپیلیں آئیں گی تو پتہ چلے گا اس پہ کیا سٹینڈ لیتا ہے نیب. ٹھیک ہے. اچھا سر اس کے ساتھ بتائیں کہ اس کیس کی فائنل جو کہہ لیں صورت وہ کیا ہوگی؟ جیسے العزیزیہ میں سزا معطل ہو چکی ہے, ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل بحال ہونے پر نواز شریف کی ضمانت بھی ہو چکی ہوئی ہے. سر یہ کیسز ختم ہوں گے, جو نواز شریف سزا کاٹ چکے ہیں اس کا ازالہ ہوگا کیا سر؟ دیکھیں جو سزا وہ کاٹ چکے ہیں اس کا تو ازالہ اب کس طرح ہوگا؟ جو انہوں نے ایک دن گزارا ہے جیل کے اندر, جتنے بھی کوئی بھی بندہ ہو, یا نواز شریف ہو, کوئی بھی بندہ ہو, جب وہ جیل کے اندر ہو, انڈر ٹرائل ہو یا کنویکشن کے اندر جتنا بھی زمانہ گزارتا ہے, تو اگر فائنلی وہ بری ہو جاتا ہے تو اس کا وہ تو کمپنسیشن کوئی نہیں دے سکتا, نہ ہی وہ اس ایجنسی پہ کیس ہو سکتا ہے جی کہ آپ نے غلط کیس بنایا, اور یہاں ڈیفیمیشن ڈیمیجز کا کیس ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی نیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے بونافائیڈی یا اس طرح کوئی ریفرنس فائل ہوا تو پھر نیب کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے آپ کو نیب آرڈیننس کے اندر پروٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے. تو اس میں اگر اپیلیں ان کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ ریلیف ملے گا, ان کی کنویکشن ختم ہو جائے گی. جو ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے یا ان کے جو ایمولیشن کی گئی ہے, جو ان کے بدنامی, چور مجرم, تو اس کا تو پھر کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو دنیا کے سامنے ان کو بہت بڑا ایک بدنام کیا گیا اور جان بوجھ کے ایک پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کی گئی. اس کا تو علاج اب ان کے پاس کوئی ریوائول کا نہیں نظر آتا. ٹھیک. اچھا سر, عمران خان کی جو یہ درخواست مسترد ہوئی ہے اس میں ریفرنس سائفر کیس میں فرد جرم روکنے کی جو درخواست مسترد ہوئی ہے, اس میں اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ مسترد ہوگی درخواست, اب فرد جرم عائد ہوگی, اس کے بعد ٹرائل چلے گا. اس کا کنکلوژن آپ کب تک اور کتنے عرصے میں ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور یہ کیا شکل اختیار کرے گا کیس؟ دیکھیں انہوں نے اپلیکیشن دے, ابھی انہوں نے ایک اور اپلیکیشن دے دی ہے کہ جی فرد جرم جو ہے آج تو ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے فرد جرم آج. اب اس میں میرے خیال میں فیصلہ نہیں ہوا ابھی. یہ انہوں نے کل پرسوں ہی اپلیکیشن فائل کی ہے کہ جی ہمیں پراپر جو ایز پر پروسیجر ہے لا ہے فرد جرم نہیں عائد ہوا. چاہے عمران خان ہو چاہے جو بھی ہو,
اب دیکھیں نا ایک ٹرائل بندہ کرتا ہے یا ایک پروسیکیوشن ایجنسی ٹرائل کرتی ہے تو ایک بندے کو آپ کچھ عرصے کے لیے ویسے دیکھیں نا اب وہ تو جیل کے اندر بند ہے نا, سزا تو مطلب کنویکشن ہوگی جو بھی ہوگا, لیکن ایک کیس کے اندر بند ہے, ان کی ضمانت اگر جہاں تک نہیں ہوتی تو ایک پھر اس کو ایک ایسا کیس نہیں بنانا چاہیے جو اس کے پاس ثبوت نہ ہو یا آگے جا کے ثابت نہ ہو سکے. جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا ہے, اگر کل کو وہ سائفر کے کیس میں بری جاتے ہیں یا یہاں سے کنویکشن ہوتی ہے اوپر ہائی کورٹ میں بری جاتے ہیں تو ان کا بھی یہی حساب ہوگا میاں نواز شریف کی طرح کہ جو انہوں نے دن اندر گزارے ہیں جیل کے, ان کو اسی کوئی کمپنسیشن کون دے گا یا کس طرح ملے گی, یا ان کی جو بدنامی ہو گئی ہے کہ جی وہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت یا اس طرح کی چیزیں کہ جنہوں نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا, تو یہ تو کوئی ریکوری نہیں کر سکتا. تو یہ جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہوتی ہے, چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے نیب ہو, تو ان کو پہلے ہی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ کیس نہیں بنانی چاہیے, اگر جینین کیس بنتا ہو تو وہی بنانا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین, 7 اکتوبر سے اسرائیل بے رحمانہ بمباری جاری. غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. بے تحاشا بمباری کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے ٹینکوں سے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے. وسطی غزہ میں مورج کیمپ میں گولہ باری کی. اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 6,500 سے زیادہ ہو چکی ہے. 19,000 سے زیادہ زخمی ہیں. ہزاروں اس وقت ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں. غزہ کے اسپتالوں میں علاج کی سہولیات ناپید ہو چکی ہیں. برطانوی ادارے آکسفیم کے رپورٹ کے مطابق اسرائیل بھوک کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بمباری کے ساتھ ساتھ اسرائیل اس ظلم کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. 19 دن کے دوران اسرائیل 26 صحافیوں کو شہید کر چکا ہے. آزادی صحافت کا نام نہاد علمبردار امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے. امریکہ نے نہ صرف اسرائیلی مظالم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بلکہ ظلم کی رپورٹنگ بھی رکوانا چاہتا ہے. امریکی ٹی وی نیٹ ورک MSNBC پہلے ہی اپنے 3 معروف مسلمان اینکرز کو معطل کر چکا. 2 ہفتے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قطر کے وزیر خارجہ سے کہا تھا کہ قطر کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک الجزیرہ غزہ اسرائیل جنگ پر اپنا لہجہ درست کرے. اور اب اسرائیل نے غزہ میں الجزیرہ کے بیورو چیف وائل کے گھر پر حملہ کیا جس سے ان کی اہلیہ, بیٹا اور بیٹی شہید ہو گئیں. خاندان کے دیگر افراد بھی اسرائیلی حملے میں لقمہ اجل بنے. حالانکہ اسرائیل تنبیہ کے بعد وائل اور ان کے اہل خانہ جنوبی غزہ منتقل ہو گئے تھے. اس سے پہلے اسرائیل نے نوسیرات کیمپ میں ان کے گھر کو نشانہ بنایا تھا. یہاں سے بے گھر ہونے کے بعد انہوں نے ایک پناہ گاہ کو ٹھکانہ بنایا, لیکن اسرائیل نے وہاں بھی بمباری کی. اسرائیل نے کئی صحافیوں کو تو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اسرائیلی بمباری کو رپورٹ کر رہے تھے. فلسطینی صحافی خالد اسرائیلی بمباری کے دوران اپنے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے, ساتھ ساتھ ان تمام مناظر کو ریکارڈ بھی کر رہے تھے. عین اس وقت ایک اسرائیلی میزائل نے دونوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی بربریت کا یہ مظاہرہ کیمرے میں ریکارڈ ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا. وہ ہاتھ جو کچھ دیر پہلے اپنے کیمرے سے اسرائیل کے مظالم کو ریکارڈ کر رہا تھا, اسرائیلی میزائل حملے کے بعد وہی ہاتھ کیمرے کے سامنے بے جان پڑا تھا. ایک اور فلسطینی صحافی سعید الطویل رپورٹنگ کے دوران ہی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے. اسرائیل نے غزہ کی ایک عمارت تباہ کرنے کی پیش کی اطلاع جاری کی تھی. سعید کوریج کے لیے اس جگہ سے کہیں دور موجود تھے. وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے اور تمام لوگ یہاں سے جا چکے, لیکن جب اسرائیل نے بم مارا تو اس جگہ پر نہیں مارا جہاں کی اطلاع دی تھی, بلکہ اس جگہ مارا جہاں سے سعید الطویل رپورٹنگ کر رہے تھے. ناظرین, فلسطین کی اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی جمال اسماعیل. Mr. Jamal, thank you so much for your time. I understand that there is much going on over there. The plight of Palestinians has caused a lot of trauma for the journalist community as well. So my question is, what exactly the situation is right now in Gaza, and that part of Gaza which is being bombarded by Israeli forces, is it being evacuated? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unfortunately, the bombardment of Israeli barbaric forces is still continuous on Gaza, on the civilians in Gaza, and the hospitals, and the refugee camps, and the civilians there. They are still cutting all humanitarian aid
and blocking it. They are not allowing anything to come to Gaza. And our Shuhada Maritars have reached more than 6,500 people until today morning. Still, the numbers growing up. The injuries are more than 16,000 people. Those who were displaced from their houses or refugee camps, nearly more than 800,000 people. But still they are in Gaza Strip, which is 240 kilometers, square kilometers. Right. नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन अभी भी बहुत खराब है, हालात बेहतर नहीं हुए, 8 लाख लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हुए और अभी भी बमबारी वहां पर जारी है. So, Mr. Jamal, Hamas knew that whenever they will attack Israel, Israel will attack back with all their might, with all the arsenal that they have. They will drop hell on them. So didn't Hamas realize that earlier, and they did not have any exit strategy to counter the counterattack which Israel was going to launch, and it did launch. And now Hamas is appealing to the world to ask Israel to cease fire. So are people of Palestine still with Hamas? Do they still support what Hamas did on 7th of October? What exit strategy you want from Hamas, which itself and the whole people of Gaza are under siege from 2007 until now? Everything was under Israeli control. The Israelis were planning to attack Gaza before Hamas started their attack on 7th October. And the Hamas people and the other resistance groups, they have discovered through their intelligence that there was a plan which was hatched by Israel, America, and some Arab countries to attack Gaza and to make its people a refugee in Sinai desert of Egypt. But the attack, the preemptive attack of Hamas and other resistance groups on 7th October, it destroyed all the designs of Israelis and Americans and their supporters of some Arab countries. And under siege from more than 18 years, what exit strategy you want them to do? So, as you said that Hamas had intelligence reports, वो कह ये रहे हैं नाज़रीन के हमास के पास पहले से ही खुफिया इत्तलात थी कि इसराइल गजा पे हमला करेगा. हमास हमला करता भले ना करता, किसी न किसी बहाने इसराइल ने गजा पे हमला करना था. ये जो हो रहा है ये हो के रहना था. बट द क्वेश्चन इज, मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ उनसे, मेरा सवाल यही होगा कि वो इसका नतीजा क्या है इस जंग का, क्योंकि इसमें हम यही देख रहे हैं कि फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं. सो मिस्टर जमाल, what do you expect? What will come out of this war at the end? One day or the other, this ceasefire will happen. This attack can't be carried on. So what will happen at the end? More and more Palestinians will die because Hamas is the target of Israelis. Though Hamas is in hiding, Hamas is nowhere to be seen, and the sole victims are the Palestinians. So what should be the end, or what will be the end of this war? This war have made the end of the so-called international law. It has made the end of United Nations. It has witnessed the end of the so-called democracy, human rights, and moral supports for the oppressed people. See what happened in Ukraine and what happened in Palestine. In Palestine, in Gaza, more than what happened in Ukraine. Although Ukraine is a very big country, having its military industry, it have a very big and good economy, and they have suffered. Also, they have got tens of billions of dollars of aid, either economically or militarily, and still they are not able to regain their territory. The brothers in Gaza from all resistance groups, they are still controlling the Gaza Strip, and they are not allowing Israeli forces, which are supported by American forces, to enter Gaza. Last night, there was an attack by American forces and Israeli forces
to recapture the so-called prisoners with Hamas, or the so-called abducted people from Israeli camps with Hamas. And according to former Secretary of Pentagon, who is a brigadier, in an interview with CNN today morning, he said, unfortunately, we were ambushed by Hamas guerrilla fighters, and all of our, most of our team was killed, and those who remained alive, they have escaped and fled from the area. The people of Gaza are still supporting Hamas, still supporting the resistance. They are saying that we have only one way to go back to our homeland, which was occupied in 1948. We will not surrender. We will not say enough is enough. Right. Thank you so much, Mr. Jamal, and I pray that you stay safe. People who are performing their duties as journalists over there, we all pray for them so that they may stay safe. Thank you so much for your time. जमाल साहब ने कहा कि ये तो होना ही था, और हमास को आज भी सपोर्ट करते हैं फ़लस्तीन, अहले फ़लस्तीन। वो हमास से कोई शिकायत नहीं है। जो हमास ने किया उसकी पूरी की पूरी सपोर्ट फ़लस्तीनियों के साथ होने के साथ उन्होंने हमला किया, और क्योंकि हमला ना भी करते तो इसराइल ने बिलाखिर ये काम करना ही था। हमारे साथ मौजूद थे फ़लस्तीन से सहाफ़ी जमाल साहब। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। के बाद हाज़िर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मनसब संभालने के बाद जजों के खिलाफ शिकायत का मामला भी कटहरे में आ गया है, और चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तलब कर लिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन जुडिशल काउंसिल के रुकन के तौर पर इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी समेत दीगर जजों के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेरे इल्तवा हैं। ज़रा के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी मौजूद बहस होंगे, जिनके खिलाफ तकर्रुरी और कंडक्ट के हवाले से 2 शिकायत दर्ज हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल को 10 शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर इस साल सितंबर में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जांच पड़ताल मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आशा मलिक के खिलाफ शिकायत पर भी कानूनी राय दे चुके हैं। वादियो नजर में इन जजों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस साल फरवरी में उस वक्त निशाने पर आए जब तब के हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान बार काउंसिल की कड़ी तनकीद के बाद लाहौर के एक वकील मियां दाऊद ने इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। मियां दाऊद ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गए रेफरेंस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जायदादों पर सवालात उठाए थे। रेफरेंस में दावा किया गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से जायद मालियत के हैं। उनका फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में एक कनाल का प्लॉट है। गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कनाल 4 मरले और सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 कनाल का प्लॉट है, जबकि इनके असासों में गुजरावाला अलाइड पार्क में गैर जाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। रेफरेंस में इल्जाम लगाया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरावाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई थी। पहले घर की मालियत 47,76 करोड़ 6 करोड़ और फिर 72 करोड़ जाहिर की गई थी। यही नहीं, इसके बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की अदालती शख्सियात के बारे में मुबैना वीडियोस ऑडियोज भी सामने आई और हंगामा बपा हुआ, और इन्हें भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस के बाद सियासी जमातों और वकला तंजीमों ने इन्हें बेंच से अलग करने का शिद्दत से मुतालबा किया, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन्हें पहलू में बिठाकर न सिर्फ इनके साथ इजहार यकजहती किया बल्कि कुछ हलकों को खास पैगाम दिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं और किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत होती है, ना कोई रेफरेंस इसे काम करने से रोक सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कल
नैब के साबिक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कंडक्ट भी जेर बहस आएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी गए दास्तान छुड़ाए। उनकी तकर्री तो मुतनाज़े थी ही, लेकिन जो केस उनका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा वो तैयबा गुल हरासानी का केस है। तैयबा गुल ने जुलाई 2022 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होकर जस्टिस जावेद इकबाल की रंगीन मिजाजी के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जावेद इकबाल ने इनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ टेलीफोन कॉल्स करके बार बार हरासा किया, बल्कि अकेले अपने फ्लैट में आने की जिद करते रहे और इनकार पर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया। तैयबा गुल ने निजी टीवी को इंटरव्यू में इससे ज्यादा खौफनाक इंकशाफात किए कि इन्हें बरहना करके इनकी वीडियोस बनाई गई और इनके शौहर को दिखाकर दोनों को ब्लैकमेल किया गया। उस वक्त के वजीर आजम ने इनको इंसाफ की यकीन दहानी करवाई, लेकिन फिर जावेद इकबाल के खिलाफ किसी कार्रवाई की बजाय इन्हें और इनके शौहर को वजीर आजम हाउस में बुलाकर 45 दिन तक हब्से बेजा में रखा गया। इसी दौरान एक और खातून आमना मसूद जंजुआ के जावेद इकबाल पर इल्जाम की गूंज भी सुनाई दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने दावा किया कि आमना मसूद जंजुआ ने साबिक चेयरमैन नैब के बारे में चौंका देने वाली बात बताई है और कहा कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली एक खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शादी की क्या जरूरत है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जनाब मियां दाऊद साहब ने। मियां साहब शुक्रिया आपका। सब कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास होने जा रहा है। आप दरख्वास्त गुजार हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। उमर अताब बंदियाल साहब उनको साथ बिठा के पैगाम दे चुके हैं, ठीक, हम साथ। अब क्या होने जा रहा है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का तरीक़ाकार ये होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब भी किसी जज के खिलाफ शिकायत जाती है तो रूल्स के मुताबिक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर होते हैं उनको उस शिकायत को तमाम दस्तावेजी सबूतों के समेत जो है वो रेफर कर दिया जाता है। वो फिर उसके ऊपर अपने राय देते हैं कि क्या वो शिकायत जो है वो काबिल पजीराई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है या वो बिल्कुल बेबुनियाद कार्रवाई है। अगर तो वो काबिल पजीराई हो, जैसे कि हमारे सुनने में आ रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को ये राय भेजी गई थी और उन्होंने अपनी इसके ऊपर ओपिनियन दी है। इसलिए ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है, इजलास जो है वो बुलाया गया है। अगर ये शिकायत जो है ये ठोस ना होती, इनके साथ दस्तावेजियाती सबूत ना होते, तो फिर इनको वो जो मेंबर हैं उन्होंने ड्रॉप कर देना था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास जो है वो नहीं बुलाया जाना था। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास बुलाया जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो हमारी शिकायत है वो काबिल पजीराई है और हमने अपनी शिकायत के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जो उसके साथ दस्तावेजी सबूत लगाए हैं वो ठोस हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना कल का जुमे के रोज का अजलास बुलाया है। इसमें जो तरीकाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अजलास की कार्रवाई का, अब पहले मरहले में जो दूसरा फरीक है यानी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब है, उनको उस ओपिनियन की जो है वो कॉपी दी जाएगी और एक फॉर्मल नोटिस जो है वो उनको जारी किया जाएगा। ये शोकाज नोटिस नहीं होगा, ये फॉर्मल नोटिस होगा और साथ उनको उस ओपिनियन की जो है वो कॉपी दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि वो 14 दिन के अंदर अपना जवाब जो है वो जमा करवाएं। उस जवाब के बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मोअज़्ज़ज़ जज को अज़हार वजूह का नोटिस जारी करेगी, बाज़ाब्ता एडमिट करके हमारी शिकायत को, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई चलेगी। मियां साहब ये बताएं आपकी शिकायत है क्या, और अगर आपकी दरख्वास्त साबित नहीं होती है तो इस सूरत में आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो अपनी शिकायत जमा करवाई है उसमें मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के आमदन से जायद असासाजात का इल्ज़ाम जो है वो हमने उसमें आयद किया है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने गुज़श्ता कुछ बरसों में अपने बाकी साथियों के साथ और ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर
اپنے اثاثوں میں ناجائز طریقے سے اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے اپنے اثاثوں میں اضافہ کیا ہے. لاہور میں ایک پراپرٹی کینٹ کے ایریا میں خریدی گئی ہے، سینٹ جانز پارک میں. وہ پراپرٹی مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے خریدی گئی ہے. اس کے تمام دستاویزی ثبوت جو ہے وہ ہم نے فراہم کیے ہیں، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ سارا طرز عمل جو ہے یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. آئین کے آرٹیکل 209 کے سب آرٹیکل 5 کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا اس بات کی انکوائری کی جانی چاہیے کہ معزز جج صاحب کے اثاثوں کے اندر اچانک سے گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران اضافہ جو ہے وہ کیسے آیا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو آڈیو کالز ہیں ان کو ہم نے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے، اس کے متن کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے، اور یہ کہی ہے کہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جج بن کر سپریم کورٹ میں کام کر رہے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ان کے مقدمات کی فکسنگ میں جو ہے وہ ان کا کردار رہا ہے، جس میں غلام محمود ڈوگر کا ایک کیس جو ہے وہ بہت مشہور ہوا، جس میں انہوں نے انفلوئنس کیا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کے اندر بحران بھی پیدا ہوا، وہ سارے ہم نے چیزیں جو ہے وہ اپنی اس کمپلینٹ میں مینشن کی ہیں کہ مقدمات کی فکسنگ کرنا. جی میرا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.